नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अशोक का प्रशासन। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार पिछली वीडियो देखो, वो भी आपके अशोक के बारे में बनाई गई है। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे मौर्य काल और अशोक का जो प्रशासन था वो संपूर्ण। तो इसमें अपना पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम जो लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे वो अशोक के स्तंभलेख पढ़ रहे थे, जिनकी संख्या कितनी है 7। अगर बात करें इसके शिलालेखों की संख्या कितनी है तो 14। हम जो पढ़ रहे थे वो इसके स्तंभलेख पढ़ रहे थे। एक दो स्तंभलेख हमने पिछली वीडियो में देखा है। अब देख लेते हैं इसमें जो दिए गए हैं। इसमें जो स्तंभलेख दिए गए हैं, पहला कौन सा है, रामपूर्वा। यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। कहाँ स्थित है ये आपका, तो बताना चंपारण में रामपूर्वा। उसके बाद लोरिया अरेजा और लोरिया नंदगढ़। लोरिया अरेजा, लोरिया नंदगढ़ और रामपूर्वा तीनों कहाँ पर है, बिहार के चंपारण में स्थित है। क्लियर है, याद रखना, एक साथ बोलना, याद हो जाएंगे। अब देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट कौशाम्बी अभिलेख, जिसे किस नाम से जानते हैं, इसे रानी का अभिलेख कहते हैं। कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख है। इसे कौशाम्बी से प्रयाग कौन लाया था, तो ये याद रखना कि रानी के अभिलेख को कौशाम्बी से प्रयाग कौन लाया था, तो बताना अकबर लाया था। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है, तो रूमनदेही। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रूमनदेही है, जो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना ये नेपाल में स्थित है। अब देखो, इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भूराजस्व की दर घटाकर 1/6 से कितनी कर दी गई थी, 1/8 कर दी गई थी। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, एक बटे 8 कर दी गई थी। आगे लिखा लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया। अर्थात अशोक के समय ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो कर मुक्त था, तो कहना लुम्बिनी ग्राम। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कहना अशोक के रूमनदेही स्तंभलेख से। और ये भी याद रखना कि ये जो लुम्बिनी ग्राम है, यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी कारण अशोक ने इस क्षेत्र को कर मुक्त किया था। अशोक के समय कौन सा क्षेत्र कर मुक्त था, तो वो भी याद रखना लुम्बिनी। आगे देखते हैं नेक्स्ट नोट में जो दिया गया है, महास्थान जो बांग्लादेश में स्थित है, से प्राप्त सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखे जैसी दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। अर्थात मौर्य काल में जो आपका अकाल और सूखा पड़ा था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कहना सोगोरा ताम्रपत्र लेख से। और ये पूछा गया है मौर्य काल में आपका अकाल था, तो हाँ कहना हुआ था, कहाँ से प्राप्त होता है, सोगोरा ताम्रपत्र लेख से इसकी जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई है अशोक के द्वारा कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख से। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक का सारेकुना अभिलेख कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना अफगानिस्तान के कंधार में स्थित है। अशोक के सारेकुना कांधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक अर्थात 2 भाषा में। तो अशोक का एकमात्र ऐसा अभिलेख जो आपका 2 भाषा में, तो कहना सारेकुना अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है, अफगानिस्तान से। और जो 2 भाषाएं ये पूछी गई है, एक ग्रीक है और एक दूसरी क्या है, अरमाइक। तो अफगानिस्तान से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो ग्रीक और अरमाइक भाषा में। और जो पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, जैसे शहबाजगढ़ी, मनसेरा और लगमान, ये आपका खरोष्टी लिपि में जो पाकिस्तान से प्राप्त हुए। और जो भारत से प्राप्त हुए वो सब ब्राह्मी लिपि में है। इस तरह से ट्रिक है, आप याद रखना। अब देखो नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। तो याद रखना मौर्य काल में उपदा परीक्षण क्या था, तो याद रखना मुख्यमंत्री और पुरोहित की जो नियुक्ति की जाती थी, तो उस समय उनके आचार विचार को जो जांचा परखा जाता था उसे क्या कहते थे, उपदा
परीक्षण कहते थे। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होता था, जो आज भी होता है। प्रधानमंत्री की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जिसका उल्लेख आर्टिकल 74 में है। तो उस समय सम्राट को सहायता देता था मंत्रिपरिषद, आज प्रधानमंत्री को देता था। तो सम्राट को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता था जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी, अर्थात निर्धारित नहीं थी। बस आपको इतना याद रखना कि मौर्य काल में सम्राट को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो लिखा गया है, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है, सभी को पता है संस्कृत भाषा में। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। महामात्रों की संख्या कितनी है तो बताना 18। उसके बाद नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। तो अर्थशास्त्र में चर किसे बोला गया है तो जासूस को बोला गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो लिखा है, अशोक के समय, एक बार देख लेते हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी 5। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी, जो सबसे अधिक थी। उसका देखो प्रांतों को क्या बोला गया है, जो हम आज राज्य जिसे प्रांत बोलते थे मौर्य काल में उसे क्या बोला गया है चक्र। और प्रांतों के प्रशासक अधिकारी को क्या बोला गया है कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक बोला गया है। अर्थात जैसे आज मुख्यमंत्री होता है तो उस समय क्या बोला जाता था कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रीय बोला गया है। और राज्य को क्या बोला जाता था तो याद रखना चक्र बोला गया है। चक्र के बाद देखो प्रांतों का विभाजन या कह सकते हैं चक्र का विभाजन विषय में हुआ था, और इसके सबसे बड़े अधिकारी को विस्पति बोला गया है। तो याद रखना विषय से विस्पति बोला गया है। आगे देखो नेक्स्ट, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक होता था। अब देखो आपको याद क्या रखना है कि मौर्य काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी तो कहना ग्राम, मौर्य काल में सबसे बड़ी इकाई क्या थी चक्र। ये दोनों याद रखना है। ग्राम के अधिकारी को ग्रामिक बोला गया है, चक्र का कोई सा भी हो सकता कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक। और जो ग्राम से बड़ी इकाई होती थी विषय, इसके अधिकारी को क्या बोला गया विस्पति। ये मौर्य का प्रशासन है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप सही से पढ़ना, एक बार याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, देखो आगे देख लेते जो दिया गया है ग्रामिक होता था। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रशासकों में सबसे छोटा जो होता था प्रशासन चलाने वाला उसे गोप बोला गया है, जो कि 10 गांव का शासन संभालता था। तो मौर्य काल के प्रशासन में सबसे छोटा क्या था गोप, कितने गांव देखता था 10 गांव को देखता था। अब देखो उसके नेक्स्ट, मेगास्थनीज बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे इतिहास के दृष्टिकोण से। किसके शासनकाल में आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। पुस्तक भी याद रखना कितने हिस्सों में, ये भी याद रखना। तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। किसके अनुसार मेगास्थनीज के अनुसार। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, देखो जो दिया गया है, मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। किस काल में कर चुराने वाले के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था तो कहना मौर्य में था। और अगर पूछा जाए ऐसा राजा बताओ जिसने कर चुराने या कर ना देने के लिए मृत्यु दंड दिया था तो कहना अशोक। अशोक ने अपने प्रशासन में कुछ व्यक्तियों को कर चुरा लेने के लिए मृत्युदंड की सजा दी थी। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण के अधिकारी होते थे। ये एग्जाम में पूछा गया है कि मौर्य काल में एग्रोमाइन क्या थे तो कहना मार्ग निर्माण बनाने वाले, अर्थात रास्ता बनाने वाले। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, व्यक्ति है जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक होते थे, 9,000 हाथी वह 8,000 रथ थे। किसके बारे में बोला गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे, जस्टिनी कहते हैं, जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंदा था। आगे लिखा है यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त कराया था। हाँ बिल्कुल सही है। कब 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया था तो 305
5 ईसा पूर्व सेल्यूकस कौन था? तो ये आपका सिकंदर का सेनापति था। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे, इसी के द्वारा बोला गया है, जस्टिन के द्वारा ही बोला गया है। देखो, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा गया है। किस व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा? तो क्या ना, जस्टिन के द्वारा। आगे देखो, जो आगे जो लिखा हुआ है, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या बोलते थे? नायक। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक बोला जाता था। सेना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता है। सेना विभाग को चलाने वाला सबसे बड़ा सेनापति ही होता है, और सेनापति सब ही जगह होता है। ठीक है, तो ये सही है। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। अगले व्यक्ति हैं प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कितनी थी? 6 लाख थी। पैदल सिपाही थे, इसमें 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। किसके आधार पर दिया गया है? ये आपका व्यक्ति का नाम याद रखना जो दिया गया है, किसके अनुसार? नमक यूनानी प्लिनी के अनुसार। क्लियर? ये पूछा जाता है कि किसके अनुसार बोला गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे, मेगास्थनीज इंडिका वाले। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करा करती थी। सही है। उसका देखो, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग को क्या बोला है? जो गुप्तचर होते हैं महामार्त सर्प बोला है। ठीक है, आप इस शब्द से याद रख लेना। सर्प क्या थे? तो क्या ना, मौर्य काल में गुप्तचर हुआ करते थे, जबकि पूरा क्या नाम है? महामात्य सर्प। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या बोला गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया है। संस्था एक ही जगह होती है, तो एक जगह रहकर गुप्तचर जो होते थे उसे क्या बोला गया है? संस्था बोला गया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये मौर्यों का प्रशासन है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। संस्था कहा जाता था। आगे देखते हैं नेक्स्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या बोला गया है? संचार बोला गया है। अब देखो, संचार भी गुप्तचर है और संस्था भी है। अगर एक स्थान पर रुका हुआ है तो बोलना संस्था, और अगर चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, उसे क्या बोला गया है? संचार बोला गया है। अब देखो आगे देखते हैं, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या बोला जाता था? रज्जु कहा जाता था। जबकि अगर पूछा जाए ये जनपदीय न्यायालय कहाँ होता था, तो अशोक के समय जो 5 क्षेत्र थे उनका जो जनपद होता था वहाँ पर इनका न्यायालय होता था, और इसके अधिकारी को क्या बोलते थे? रज्जु बोलते थे। अगर इस तरह से पूछा जाए कि मौर्य काल में सुप्रीम कोर्ट या सबसे बड़ा न्यायालय कहाँ था, तो ये भी याद रखना कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में था। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, और बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को आदेव मात्रक कहा जाता था। दोनों याद रखना, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली को आदेव मात्रक, और सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। और इस सीता भूमि पर किसका अधिकार होता था? कहना सम्राट का अधिकार होता था। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अनाज के माप की जो प्रणाली थी उसे क्या बोला गया है? द्रोण, जो मौर्य काल में थी। अब देखो, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? 7 वर्गों में बांटा है मेगास्थनीज के अनुसार। पहला क्या थे? दार्शनिक, जो फिलोसफर होते हैं। उसके बाद किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। किसके आधार पर बांटा गया भारतीय समाज को? तो याद रखना मेगास्थनीज के अनुसार। किस पुस्तक में? तो कहना इंडिका में। अब देखो नेक्स्ट आगे दिया, मौर्य शासनकाल में स्वतंत्रता वैश्यवृत्ति अपनाने वाली महिला को रूप जीवा कहा गया है। स्वतंत्र वैश्यवृत्ति अपनाने वाली महिला को क्या बोला गया? रूप जीवा। जो अपनी इच्छा से वैश्यवृत्ति अपनाती थी उसे क्या बोला गया है? रूप जीवा, मौर्य काल में। अब देखो, नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वतक से सहायता प्राप्त की थी या सहायता ली थी, और एक व्यक्ति और थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के
प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है कौटिल्य। उन्होंने भी नंद वंश को समाप्त करने में चंद्रगुप्त मौर्य की सेवा या सहायता की थी। तो ये याद रखना, नंद वंश को समाप्त करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कश्मीर के किस राजा ने की थी, ये याद रखना। और किस प्रधानमंत्री द्वारा की थी, दोनों को ने सहायता की थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, मौर्य शासन। अब देखो नेक्स्ट, मौर्य शासन के बारे में दे रखा है। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा, 37 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार, किसके अनुसार, ये याद रखना है, भागवत पुराण के अनुसार कितने राजा थे, 10वें, जबकि वायु पुराण के अनुसार मौर्य में कितने हुए, 9। दोनों याद रखना, भागवत पुराण के आधार पर मौर्य में 10 राजा हैं, वायु पुराण के आधार पर 9 राजा माने गए हैं। अब देखो नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 1085 ईसा पूर्व कर दी थी। और मगध पर नया वंश शुंग वंश। तो मौर्य वंश का अंत कौन सा वंश करेगा, कहना शुंग वंश। और ये शुंग वंश भारत में मगध पर पहला ब्राह्मण वंश है, जो कि अशोक के 84,000 शिलालेखों को तोड़ देगा। अब यहाँ से आपका शुरू होगा ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का विवाद। क्लियर है, जब हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य तो पहला वंश आएगा, या पूछा जाता मगध पर पहला वंश जो ब्राह्मण वंश था शुंग। ये क्या करेंगे, ये आपका बौद्ध के जितने भी स्तूप हैं उन्हें सबको तोड़ देंगे, और सांची के स्तूप को भी तोड़ दिया जाएगा। याद रखना, पढ़ेंगे अगला वंश यही होगा। सांची के स्तूप को किसके द्वारा तोड़ा गया था, तो ये याद रखना शुंग द्वारा। और ये बौद्ध से तोड़कर ब्राह्मण वंश में कन्वर्ट कर दिया था। कौन सा स्तूप, सांची का स्तूप। ठीक है, अगली वीडियो में देखेंगे हम, पूरा पढ़ेंगे ब्राह्मण वंश।